जैसे हमने क्लास 11th में आपका साथ दिया है, बिल्कुल वैसे ही क्लास 12th में भी आपके लिए हर समय हम खड़े रहेंगे। यहाँ पे दो प्रोमिनेंट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, विच इज दी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। कैसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे हमारी क्लास 12th की इंडियन हिस्ट्री के साथ। तो वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज जो है वो कहीं ना कहीं आपको लिंक करेगी क्लास 11 से क्लास 12 में। हम जो नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज हैं वो हमेशा हर कदम पे आपके साथ है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और क्लास 11 के मेरे बच्चों, नहीं क्लास 12 के, हाँ क्लास 11 से अब जो आ चुके हो आप क्लास 12 में, तो आपको इस चीज के लिए बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब हम आज एक ऐसे वीडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्लास 11th में जो भी हमने पढ़ा या इसके पहले जो भी 9th 10th में अभी तक आप पढ़ रहे थे हिस्ट्री से, क्या वो हमें काम आने वाला है क्लास 12th में? तो अभी तक आपने जो मेहनत करी हुई थी क्लास 11 तक, क्या उसका कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी लिंकेज है क्लास 12 से, या फिर क्लास 12th में हम बिल्कुल कुछ नया ही पढ़ने वाले हैं? तो भाई बिल्कुल है। आज मैं आपको एक ऐसा ही ब्रिज कोर्स बताने वाली हूं, एक ऐसे ही चीजों के बारे, ऐसे ही कंसेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था ना, वो कैसे आपको क्लास 12th के बोर्ड में काम आने वाला है। और सबसे पहले, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज बता देती हूं बेटा, कि अब वो समय है कि जहां पे आपको आज ही के दिन से क्लास 12th के लिए अपना जो टारगेट है वो सेट कर लेना है। कि अब भले ही क्लास 11th में मैं जिन भी उलझनों में उलझा हूं, है ना, कि भले ही मेरा कहीं और ध्यान लगा था, कहां लगा था तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है ना, उसके साथ साथ और भी जितने तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस जो अभी तक कहीं ना कहीं तुम्हें खींच रहे हैं तुम्हारी तरफ, उनको छोड़ दो और ये डिसाइड करो कि अब मैं इन सब से कब मिलूंगा? साल भर बाद। ठीक, तो साल भर बाद जब आप मिलोगे तो मिलना किस चीज के साथ है? मिलना है आपको हिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स के साथ। तो ये जो टारगेट है ये आज ही सेट कर लीजिए और इसको अचीव करने में हेल्प करेंगे नेक्स्ट टॉपर्स। हम जो नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज हैं वो हमेशा हर कदम पे आपके साथ है। जैसे हमने क्लास 11th में आपका साथ दिया है, बिल्कुल वैसे ही क्लास 12th में भी आपके लिए हर समय हम खड़े रहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा ब्रिज कोर्स कि क्या क्लास 11th में पढ़ा हुआ हमारे क्लास 12th में किस तरीके से काम आएगा। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, ये जो एक आप बोल सकते हो एक थीम के बारे में पढ़ते हैं ना। तो जैसे कि क्लास 11th में भी हमने थीम्स को डिस्कस किया था, वैसे ही क्लास 12th में भी आपके पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर थीम्स है जिनके ऊपर आपके चैप्टर्स जो होंगे वो बेस्ड होंगे। तो जैसे क्लास 11th में जो हमारी सबसे पहली थीम थी, है ना, एंशिएंट सिविलाइजेशन की, जिसमें हमने किस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था? जिसमें हमने पढ़ा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, है ना। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था, उसको चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई वर्ल्ड के जितने भी सिविलाइजेशन है वो सभी किसी ना किसी नदियों के किनारे बसे हुए थे, है ना। तो हमारा जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे था। वैसे ही अब क्लास 12th में हम हमारे इंडिया के एक सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम क्या देखेंगे? जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि भाई जो इंडस रिवर है, उस इंडस रिवर के चारों तरफ कैसे एक सिविलाइजेशन जो होता है वो डेवलप होता है और कैसे वो ट्रेड में, क्राफ्ट में, रिलीजन में, हर तरीके से अपने आप को बाकी उसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से अलग बताता है। तो अब वर्ल्ड हिस्ट्री से क्लास 12th में अब हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और इंडियन हिस्ट्री में इंडिया में जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो टू मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी है ना, कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक, तो जैसे क्लास 11th में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उरूक के बारे में पढ़ा था, मारी के बारे में पढ़ा था, उर के बारे में पढ़ा था। वैसे ही अब हम यहाँ पे दो प्रोमिनेंट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, विच इज दी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें अर्बन प्लानिंग की, तो जिस तरीके से मेसोपोटामिया में हमने कहीं ना कहीं लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग देखा था, है ना, जहां पे हमने देखा था कि आप बोल सकते हो कि काफी कंजेस्टेड सिटीज थी, कोई प्लान नहीं था उनका। ठीक, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे हमारे इंडियन सिविलाइजेशन की, हमारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो यहाँ पे हमें
हमें वेल प्लान्ड सिटीज मिलेंगी। ठीक, अब वहीं पे अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जो हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था उसमें हमने देखे थे ज़िगुराट्स के बारे में, जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे। ठीक है, साथ ही साथ हमने उरूक में भी कई सारे टेम्पल्स देखे थे जो पहले अर्ली टेम्पल्स थे, बाद में उन टेम्पल्स के चारों तरफ कई सारे आप बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्शंस डेवलप हुए। ठीक, वैसे ही अगर हम रिलीजन की बात हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में करेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, एक ग्रेट बाथ जिसका कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल, एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम उरूक फेस कर रहा था उस ही प्रॉब्लम से बाहर आके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। ठीक, जहाँ पे कवर्ड आप बोल सकते हो कि जो सीवेज सिस्टम था वो काफी ज्यादा डेवलप्ड था। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें स्क्रिप्ट और राइटिंग की, है ना, हमने हमारा जो पहला चैप्टर देखा था क्लास 11th में राइटिंग एंड सिटी लाइफ, उसमें हमने यही तो देखा था कि भाई राइटिंग की मदद से कैसे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम जान पाए, राइटिंग का क्या रोल था। ठीक, तो वहीं पे जब हमने देखा था कि जो हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसकी जो स्क्रिप्ट क्या थी, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, इस तरीके से कोनिकल वेज शेप्ड स्क्रिप्ट है। याद है ना, थोड़ा थोड़ा याद रखना है, भूलना नहीं है कुछ भी, है ना। तो अगर अभी तक तुम्हें कोई मिसगाइड कर रहा है ना कि क्लास 11th का भूल जाओ, क्लास 12th में कुछ काम नहीं आएगा, बिल्कुल मत भूलना, सारी चीजें काम आने वाली हैं तुम्हारे। ठीक, तो जो हमने मेसोपोटामिया ने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के बारे में देखा था, ठीक है, जहां पे हमने क्या देखा था कि भाई उनकी जो टैबलेट्स है उन टैबलेट्स की मदद से हमने कहीं ना कहीं ये जाना कि वो किन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, किस तरीके से उनका कल्चर हुआ करता था, ठीक है, क्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था। वैसे ही हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पे भी हमें एक स्क्रिप्ट मिली है, बट ये जो स्क्रिप्ट है ना बेटा, ये जो है इसे पढ़ा नहीं जा सका, ये अनडिसाइफर्ड है, जिसकी वजह से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सारे जो राज हैं अभी भी वो खुले नहीं हैं। ठीक, तो ये सारा अगर आप देखें कि अगर दोनों जो है, चाहे फिर अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा इंडिया में है उसकी बात करें, दोनों के बीच कहीं ना कहीं जो लिंकेज है वो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं, एक सेट हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम अगली चीज के बारे में बात करें, अगले टॉपिक के बारे में, तो जो होने वाला है पॉलिटिकल सिस्टम और एम्पायर्स के बारे में। ठीक है, तो जब आपने क्लास 11th हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें हमारी जो अगली थीम्स थी उसमें था एम्पायर्स, जिसमें हमने मंगोलियन एम्पायर के बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक, तो वही जो एम्पायर्स हैं उनसे जो हमने चीजें सीखी थी वो कैसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगी हमारी क्लास 12th की इंडियन हिस्ट्री के साथ। तो देखो बेटा, क्लास 11th में हमने अर्ली स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, या जब हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कई सारे सिटी स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। सिटी स्टेट्स क्या था कि भाई एक मेजर प्रोमिनेंट टाउन होगा, एक सिटी होगी और उसके चारों तरफ धीरे धीरे क्या होने लगेगा, एक बड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने स्पार्टा के बारे में पढ़ा था, एथेंस के बारे में पढ़ा था, कार्थेज के बारे में पढ़ा था, अलेक्जेंड्रिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहां पे भी ऐसे कई सारे टाउन्स हुए जो धीरे धीरे बड़े होके किंगडम का रूप ले लेते हैं। ठीक, और यही जो किंगडम्स है जिनको नाम दिया गया क्या, महाजनपद। ठीक, तो यहां पे भी हम कुछ ऐसे ही सिटी स्टेट्स, कुछ ऐसे किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे जो छोटी छोटी सिटीज से डेवलप होके बड़े बड़े स्टेट्स बन जाते हैं और बाद में ये क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े एम्पायर बन जाने वाले हैं। ठीक, तो जैसे अगर हम आगे बात करें इसमें, तो रोमन में क्या था कि भाई जो रोमन एम्पायर था उसमें वहां जो सिटीज थी वहां पे रिपब्लिक सिस्टम था। तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे जो 16 महाजनपद हैं इनमें से कुछ स्पेशल ऐसे महाजनपद है, जैसे कि हम बज्जी हो गया, ठीक है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां पे आपको उस टाइम पे भी रिपब्लिक सिस्टम जो था इंडिया में वो देखने को मिला, है ना। तो वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज ये बोलती हैं कि इंडिया ने जो रिपब्लिक था वो हमसे लिया, बट ऐसा नहीं था। इंडिया उस एंशिएंट टाइम से भी रिपब्लिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इवन हमने वर्ल्ड को रिपब्लिक सिस्टम दिया हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है, ये जो आप बोल सकते हो कि अपनी कंट्री पे जो प्राउड करने वाली चीज है ना, वो सब हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो उसके बाद हमने देखा कि भाई ये जो अर्ली स्टेट्स है ये धीरे धीरे कैसे बढ़ते बढ़ते एम्पायर का फॉर्म ले लेती हैं, है? तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमने पढ़ा था रोमन एम्पायर के बारे में, हमने बाइजेंटियन एम्पायर के बारे में, मंगोल और ओटोमन एम्पायर के बारे में देखा हुआ था। वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हमारे पास हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, गुप्ता एम्पायर, चोला एम्पायर और मिडीवल एज में हम मुगल एम्पायर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर यहाँ पे हम गवर्नेंस की बात करें तो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने देखा था कि
कि भाई जो ग्रीस था वहां पे डेमोक्रेसी हुआ करती थी, ठीक है। साथ ही साथ इंपीरियल रूल भी था रोम में, चाइना में। जब हमने चाइना की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था तब हमने चाइना में देखा था कि किस तरीके से लंबे समय तक वहां पे इंपीरियल रूल था, जिसके अगेंस्ट में बाद पे रेवोल्यूशन हुआ, ठीक। उसके साथ साथ हमने यूरोप में फ्यूडलिज्म के बारे में देखा था कि कैसे, जिसको मिडीवल एज में डार्क एज कहा गया है ना, कि जहां पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो पूरे लैंड के ऊपर, पूरे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहे थे। वहीं पे अगर हम इंडियन हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे भी हम कई सारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग ऑथर्स की द्वारा दी हुई जो थ्योरीज हैं, जो आप बोल सकते हो कि जो उनका नॉलेज है उसको अडॉप्ट करके जो हमारे किंग्स हैं उन्होंने एक नए नए पॉलिटिकल सिस्टम बनाए, ठीक है। तो अगर जैसे कौटिल्य की हम बात करें तो कौटिल्य से जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो इंस्पायर होते हैं, और कौटिल्य का बताया हुआ जो उनकी बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से एक पॉलिटिकल सिस्टम बताया हुआ था उसको ही चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। देन इंडिया में भी हमारे पास बहुत सी जगहों पे सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों तरीके की चीजों को हम इंडिया में यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक। चलिए अब अगर हम इसमें आगे बात करें तो इंडिया और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है दोनों के बीच में रिलीजन और फिलॉसफीज का क्या आप एक कनेक्शन देख सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं, ठीक। तो अगर हम वर्ल्ड में उस टाइम पे, अगर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ी थी तो हमने उस टाइम पे कई सारे मेजर रिलीजन्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, है ना। तो यहाँ पे जब हमने कॉन्स्टेंटाइन देखा था कि भाई जब कॉन्स्टेंटाइन आए तो उन्होंने कैसे जो क्रिश्चियनिटी था उसको अपना रिलीजन बना लिया, ठीक है। उन्होंने एक सिटी डेवलप करी और फिर धीरे धीरे जो क्रिश्चियनिटी था उसको स्प्रेड किया। साथ ही साथ यहाँ पे हमने इस्लाम के बारे में देखा था, इस्लाम की ग्रोथ देखी थी। साथ ही सामने हमने थोड़ा बहुत जुडाइज्म जो है उसके बारे में देखा हुआ था। वैसे ही अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी हम हमारे इंडिया में जो ओरिजिनेट हुए रिलीजन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिंदुइज्म के बारे में, हम यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि भाई बुद्धिज्म जैनिज्म जो है वो कुछ ऐसे रिलीजन है जो इंडिया ने वर्ल्ड को दिए हुए हैं और अब वर्ल्ड जो है वो उसको एक तरीके से अडॉप्ट कर रहा है, ठीक। तो वर्ल्ड में वो कैसे फैलता गया, बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजीज हैं वो कैसे पूरे वर्ल्ड में फैली, ट्रांसफर हुई, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर हम फिलॉसफीज की बात करें तो कई सारी ग्रीक फिलॉसफीज को हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ था, जैसे सुक्रेट्स हो गए, प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए। हमने एनलाइटनमेंट के आइडिया की बात करी हुई थी, है ना। हमने रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हुआ था। वैसे ही अगर हम इंडियन हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे कई सारे फिलोसफर्स हैं जो रिलीजन के लिए लोगों का जो एक नजरिया है उसको बदलने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ेंगे वेदांता की, चारवाक के बारे में, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट को देखेंगे हम। तो ये सारी चीजें अब हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। वैसे ही अगर हम देखें कि भाई रिलीजन कैसे स्प्रेड हुआ तो हमने देखा था कि भाई क्रिश्चियनिटी जो है वो कैसे यूरोप से धीरे धीरे बाकी के पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में, अफ्रीका में स्प्रेड होती है, ठीक है। साथ ही साथ इस्लाम के स्प्रेड को हमने देखा था अफ्रीका में, एशिया में, ठीक है। कैसे जब मंगोल्स इंडिया में आए तो उन्होंने किस तरीके से थोड़ा बहुत इंडिया के साथ साथ जो हमारा एशिया वाला पार्ट है उसमें किस तरीके से उन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया, ठीक। वहीं पे अगर हम देखें कि अब जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में जो हमारे बुद्धिज्म रिलीजन है उसको जो किंग है हमारे, कौन, अशोक। तो अशोक का जो एक इंटरवेंशन है, उनका जो प्रमोशन है, जो पैट्रोनेज उन्होंने दिया था बुद्धिज्म को, जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है वो पूरा हमारा जो एशिया वाला पार्ट है उसमें किस तरीके से वो स्प्रेड हुआ और उन कंट्रीज के अब वो जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो उसको अपना एक ऑफिशियल रिलीजन मान रहे हैं। कैसे श्रीलंका में वो गया, कैसे चाइना में गया, साउथ ईस्ट एशिया में गया, वो सारी चीजें अब हम क्लास 12th में जानने वाले हैं। चलिए अब अगर हम इसमें आगे बात करें तो अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई इकोनॉमी और ट्रेड जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने जो चीजें पढ़ी थी और इंडियन हिस्ट्री में कैसे दोनों की दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम एंशिएंट ट्रेड की बात करें तो भाई एंशिएंट जो वर्ल्ड हिस्ट्री था उसमें हमने ये देखा था कि वहां पे किस तरीके से सिल्क रूट और जो मेडिटेरेनियन सी था उसका फायदा उठाकर रोम हो या फिर हमारा मंगोलियन एम्पायर हो, कैसे उन्होंने एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बना लिया था। वैसे ही अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें
करें तो यहाँ पे भी सिल्क रूट जो है, कुषाण डायनेस्टी जो है हमारी, उनके जो एक किंग है कनिष्क, उन्होंने सिल्क रूट का फायदा उठा के कैसे इंडिया और चाइना को कनेक्ट किया था। साथ ही साथ अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो हमारे जो सदर्न इंडिया में जो हमारा चोला एम्पायर है, उन्होंने कैसे इंडियन ओशन का यूज करके एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया हुआ है। आप बोल सकते हो ये बड़ा सा एम्पायर कि पूरा इंडियन ओशन को सराउंड करके उन्होंने बनाया हुआ है। साथ ही साथ इंडियन ओशन का यूज करके या इंडियन ओशन का फायदा लेकर हमारे यहाँ पे जो आर्टिजियंस थे, उन्होंने किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे अपना क्राफ्ट जो था, जो चीजें उन्होंने बनाई, उसको पूरे वर्ल्ड में उसको बेची गई। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उसका डिमांड होता था। वैसे ही अगर हम मिडीवल ट्रेड की बात करें तो भाई मिडीवल में अगर हमने देखा था यूरोपियन मर्केंटलिज्म हुआ, उसके साथ साथ स्लेव ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। वैसे ही मिडीवल इंडिया में भी हमने मुगल इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हमने कॉटन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिर्फ हम फूड क्रॉप की तरफ ही हमारा जो मुगल सिस्टम था उसका इंक्लिनेशन नहीं था, बल्कि वो जो कॉटन क्रॉप्स थी, जो हम आप बोल सकते हो कि जो आपकी कैश क्रॉप्स थी, उनके तरफ भी उन्होंने काम किया हुआ है। वैसे ही अगर हम कॉलोनियल इकोनॉमी की बात करें तो कॉलोनियल इकोनॉमी में हम अटलांटिक स्लेव ट्रेड के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। वैसे ही अब जब हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ का भी एक जो छोटा सा आइडिया है उसको देखने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हमारी कंट्री को रूल किया है। तो वो सारी चीजें अब हम देखेंगे हमारी क्लास 12th हिस्ट्री में। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे सोशल स्ट्रक्चर और मूवमेंट्स के बारे में। ठीक, तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने क्लास डिवीजन पढ़ा हुआ था यूरोपियन हिस्ट्री में। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा था कि भाई एक फ्यूडलिज्म था जिसमें किंग जो था वो सुप्रीम था और उसके नीचे लॉर्ड्स होते थे। लॉर्ड्स के नीचे कई सारे अगर हमने देखे थे कि भाई नाइट्स होते थे, नाइट्स के नीचे यहाँ पे सर्फ होते थे, पीजेंट्स होते थे। तो इस तरीके से एक पूरा की पूरा सिस्टम जो हमने यूरोप में देखा हुआ था। वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी अब हम एक सोशल डिवीजन वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जहाँ पे जो सोसाइटी है उसको भी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया, जहाँ पे सबसे ऊपर ब्राह्मण्स होंगे, फिर क्षत्रियास, वैश्य, शूद्र और जो आउटकास्ट जिनको दलित कहा जाएगा, उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब अगर विमेन के रोल की बात करें तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, चाहे फिर वो क्लास 11th की हो या 9th 10th की हो, यहाँ पे हमने विमेन और विमेन के राइट्स मूवमेंट देखे थे, सफरेजेस के बारे में बात करी थी, फेमिनिज्म की आइडिया के बारे में हम पढ़ के आ चुके थे। वैसे ही जब हम क्लास 12th को पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी हम विमेन का रोल देखेंगे, ना सिर्फ मॉडर्न इंडिया में बल्कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया है वहाँ पे भी हम देखेंगे कि ऐसी कुछ फीमेल्स हैं, चाहे फिर वो द्रौपदी हो, चाहे फिर वो सीता हो, जिनका रूल जो है, जिनका रोल जो है हर तरीके से आप बोल सकते हैं कि हमारा जो एक हिस्ट्री है उसको चैनलाइज करने में, उसको एक नया शेप देने में बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाने वाला है। ठीक, चलिए अब अगर हम देखें रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स के बारे में तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब हमने पढ़ा था तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ था। वैसे ही अब क्लास 12th में हम पढ़ेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। साथ ही साथ हम कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडिया का जो सोशल सिस्टम था उसके आप बोल सकते हो कि जो एक ड्रॉबैक्स थे, जो लिमिटेशंस थे, उनको हर तरीके से हटाने के लिए उन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। यहाँ पे हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने सती प्रथा के एबॉलिशन के लिए काम किया है। यहाँ पे हम B.R. अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अनटचेबिलिटी को हमारी कंट्री से बाहर करने के लिए काम किया हुआ है। ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में। चलिए अब यहाँ पे अगर हम आगे चलिए अब अगले बारे में हम बात करेंगे साइंस, आर्ट एंड कल्चर के बारे में कि कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में एक तरीके से हम सिमिलैरिटीज को देख सकते हैं। तो जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो यहाँ पे जब हम रेनेसेंस एज की बात कर रहे थे, जब हम मॉडर्न एज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि हमने कॉपरनिकस के बारे में पढ़ा था जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बात करी हुई थी, हमने न्यूटन के बारे में पढ़ा हुआ था, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने देखा हुआ था कि किस तरीके से जब मशीनरी आई तो किस तरीके से उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म भी आया, कॉलोनिज्म भी आया। वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें साइंस में डेवलप होने के लिए मॉडर्न एज तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी। हम हमारे एंशिएंट एज में ही आप बोल सकते हो कि हमारा एक जो गोल्डन एज था, जो हमारा गुप्ता एज है, उस ही टाइम पे हम साइंस में एक पार एक्सीलेंस लेवल तक हम डेवलप कर चुके थे। यहाँ पे हमारे पास आर्यभट्ट थे जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में 0 दिया था वर्ल्ड को। यहाँ पे हम सुश्रुत के बारे में बात करेंगे
जिन्होंने मेडिसिन, जिन्होंने आप बोल सकते हैं कि जो सर्जिकल नॉलेज है वो उन्होंने दिया था। यहाँ पे हम चरक के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम डेसिमल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो वो सारी चीजें अब हम देखेंगे हमारी इंडियन हिस्ट्री में। अब अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो भाई वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कोलोसियम के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक। साथ ही साथ जब हम यूरोप की तरफ गए तो हमने गोथिक आर्किटेक्चर के बारे में, कैथेड्रल्स के बारे में पढ़ा कि भाई कैसे जो पूरा शहर होता था, जब इस तरीके से बड़े बड़े चर्चेस आप बोल सकते हो कि जब उनका डेवलपमेंट होता था, उनका निर्माण होता था, तो उस टाइम पे जो पूरा शहर होता था वो हर तरीके से मीन्स और लेबर के तरीके से उसमें सपोर्ट करता था। वैसे ही अगर हम इंडियन हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास हम स्तूप को देखेंगे कि भाई कैसे जब जो रिलीजियस आर्किटेक्चर है उनको बनाया गया, ठीक है। साथ ही साथ उन रिलीजियस आर्किटेक्चर्स का यूज हम लोग देखने वाले हैं। हम बड़े बड़े टेम्पल्स के बारे में देखेंगे। मुगल इंडिया में जब हम लोग मिडीवल एज में आ जाएंगे तो हम ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है, ये सारी चीजें इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन अगर लिटरेचर की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने इलियाड, ओडिसी, बाइबल, कुरान, शेक्सपियर, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। वैसे ही अगर हम हमारे इंडियन हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे हम वेदास को डिस्कस करेंगे, उपनिषद को, जो हमारी संगम एज है, संगम लिटरेचर है, उन सभी चीज़ों को हम इंडियन हिस्ट्री में देखने वाले हैं। चलिए आगे अगर हम यहाँ पे बात करें कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म कि जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा तो कैसे वहां पे जब कॉलोनिज्म आया और उस कॉलोनिज्म से बाहर निकलने के लिए कैसे उन कंट्रीज में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट किया गया, वैसे ही अब हम इंडिया के बारे में भी ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो कॉलोनाइजेशन को जब हमने बात करी थी तो हमने यूरोपियन कॉलोनिज्म के बारे में बात किया था कि कैसे जो यूरोपियंस हैं उन्होंने अमेरिका को जाके कैप्चर किया, उन्होंने चाइना को जाके कैप्चर किया, जापान को जाके कैप्चर किया, और वो जो कंट्रीज हैं उन्होंने कैसे उस चीज से बाहर आए, ठीक। वैसे ही ये जो कॉलोनाइजेशन है इसका हम इम्पैक्ट देखेंगे इंडिया के ऊपर कि 1757 से जो बैटल ऑफ प्लासी है उसके बाद से 1947 तक कंटिन्यूअसली इंडिया कैसे अपना नेशनल मूवमेंट लॉन्च करता है, उसको सक्सेसफुल बनाता है और फाइनली इंडिपेंडेंस को गेन करता है। अब अगर नेशनल स्ट्रगल्स की बात करें तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ा हुआ है आपने क्लास 9th में। वैसे ही जब हम इंडियन हिस्ट्री को क्लास 12th में देखेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट को फोकस करेंगे और हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, CR दास हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन अगर पोस्ट कॉलोनियल इम्पैक्ट की बात करें तो हमने देखा था कि भाई कोरिया में, चाइना में, जापान में उन्होंने किस तरीके से जब वो अपने कॉलोनाइजेशन से बाहर आए तो कैसे उन्होंने अपनी कॉलोनीज को डेवलप किया, अपने कंट्रीज को डेवलप किया, ठीक। तो वहीं पे जब हमने ये सारी चीजें देखी थी कि भाई कोल्ड एरा का जो एक वार होता है, एक जो एरा होता है वो स्टार्ट हो जाता है। डीकोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ था कि कैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद बाकी जो कंट्रीज जो अभी तक ब्रिटिशर्स और जो दूसरे कॉलोनियल पावर्स के कहीं ना कहीं टेरिटरी में आ रही थी, उनके पावर के अंडर में थी, अब वो अपने इंडिपेंडेंट के लिए फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च कर रही हैं। वैसे ही जब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, किस तरीके से हमने इस टाइम पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्या क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हमने फेस करे, ठीक। तो वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप इन सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। चलिए अब एक बार फटाक से ये जो सारी चीजें हैं इनमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी देख लेते हैं। तो भाई सिमिलैरिटी तो ये है कि जो दोनों हिस्ट्रीज हैं इनमें हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन पढ़ने वाले हैं, राइज और फॉल ऑफ एम्पायर हमने दोनों में देखा है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन देखा। अब वहीं पे अगर डिफरेंसेस की बात करें तो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, वो काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज से, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो नेशनल मूवमेंट है और जो हमारे ऊपर जो कॉलोनियल इम्पैक्ट्स हैं वो भी काफी यूनिक होंगे, उनका भी कई सारे हम लोग डिफरेंट तरीके से इफेक्ट देखने वाले हैं। हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है उसमें हमारे जो लीडर्स हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कैसे हमारे नेशनल मूवमेंट को चैनलाइज करेगी, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको लिंक करेगी क्लास 11 से क्लास 12th में, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप क्लास 12th के लिए आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, हम भी आपके जितना ही आपके वेलकम के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।